और हमेशा से मेरे अंदर क्लास 6 से ही इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं। बट जब मुझे पता लगा कि आर्मी में जाने का एक ऑफिसर एंट्री भी है जो जिसका नाम एनडीए है, तो मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि इस जो एनडीए जो पोस्ट देता है हमको लेफ्टिनेंट की स्टार्टिंग पोस्ट, उसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। सर्विस का जो ग्लैमर है आज के समय में, लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं ये बड़ा ये डरावनी सर्विस मानी जाती है। एक तरह से फैमिली से आपका कटाव कर जाए, आईएएस बनना चाहिए। आर्मी में भी जाना लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जिस हिसाब से सीमाओं पर चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो अगर हम आज देश का युवा वहाँ पे नहीं जाएगा तो मुझे लगता है फिर वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। आपको मिलने वो आए थे पूर्व विधायक गोसाईगंज के खब्बू तिवारी जी मिले आपसे, कैसा लगा मिलके आपको? तिवारी अंकल से तो हमारा हमेशा से पारिवारिक संबंध रहा है, पहले भी वो काफ़ी बार उनसे मुलाकात होती रहती है। पिता पापा जी के टच में हमेशा रहते हैं और कई बार हमें भी कॉल पे बात हो जाती थी। और जब उन्हें पता लगा वो मिलने आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो घर के एक बड़े हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद और प्रेम दिया। स्मार्ट वर्क इज़ फार बेटर देन हार्ड वर्क, ऐसा मेरे केस में भी था और मैं ये मानता भी हूँ इसमें। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पर मुझे लगता है कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, बस उस कॉम्पिटिशन में जो बच्चे रियल में अच्छे हैं उनका नंबर घट रहा है। क्योंकि आजकल हर बच्चे में छोटा भाई भी है, तो फ़ोन चलाने के मामले में आजकल बच्चे का बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो थोड़ा कम कर दे तो चीज़ें, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेन क्राइटेरिया करता है। अगर आप 12th में आ गए हो, सोचते सोचते उम्र निकल जाती है। हाँ सोचते सोचते उम्र, क्योंकि आजकल क्लास 12 बच्चों की तभी हो पाती है जब 18 हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि अभी कई बच्चे मुझे मिले बट एज का क्राइटेरिया उनके साथ 2 अटेम्प्ट समझने के लिए तो आप करोगे ही करोगे। आपको तो मोदी ने ले लिया गोद, आप तो गवर्नमेंट के हो गए। मम्मी पापा के लिए कितना आप उसके लिए रखेंगे अपने लाइफ में? मम्मी के लिए पापा के लिए बहुत चीज़ें भी सोची हैं जो मैं भी कहूँगा नहीं, बट चीज़ें भी लाइन में हैं। और जब अच्छा होगा अभी मैं कुछ खुद से नहीं कहना चाहूँगा, बट बहुत कुछ सोचा है। लड़के ने जब इंटर पास करी तो उसने कहा था कि मम्मी मैं अगर इसमें नहीं गया तो एक समझो मेरी जिंदा लाश की तरह हूँ मैं। अरे देश का हो गया बेटा आपका, अब आपका कम रह गया। इस प्रेम सबके अंदर है, हम लोगों के भी अंदर है भाई। अगर मना ही करेंगे तो कौन जाएगा? डर नहीं लगा? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। डरते हैं लोग, पेरेंट्स बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच्ची लगन, दृढ़ निष्ठा हो, काम के प्रति लगन हो तो सफलता मिल ही जाती है। आज मैं बैठा हूँ ऐसे व्यक्तित्व के साथ, ऐसे प्रतिभावान बच्चे के साथ जिसने शुरुआत में ही मतलब अभी 18 वर्ष की उम्र भी नहीं पूरी हुई, इसने नौकरी ले लिया। और ऐसी नौकरी एनडीए जिसमें अटेम्प्ट भी कम मिलते हैं, मतलब सोचने में ही निकल जाता है। 2-3 अटेम्प्ट लोग समझ पाते हैं कि एनडीए क्या है। अनुराग पांडे जी मया के रहने वाले हैं। परशपुर मया बाजार आपका मकान है, डेली अप डाउन करते थे। इनका संघर्षमय जीवन रहा, लेकिन कैसे इन्होंने सफलता पाई जानने की कोशिश करेंगे। बेटा शुभकामना ढेर सारी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और परिवार में सभी लोग खुश हैं और ये देखकर जो हमारे आसपास के लोग भी हैं समाज के, वो भी खुश हैं काफ़ी। तो इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनको खुशी का एक पल दिया मैंने। फैमिली बैकग्राउंड जरा बताइए अपना। सर फैमिली बैकग्राउंड एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा है हमेशा से। बचपन से ही माँ बाप को देखा है। पिताजी और हमारे बाबा जी वगैरह खेती बाड़ी में लगे होते थे। उसके बाद पिताजी ने भी काफ़ी अपना जो समाज में ट्राई किया कुछ अच्छी चीज़ें करने का, और आज भी कर रहे हैं। तो उसके बचपन से ही देखा है उनको संघर्ष करते हुए परिवार को अपने। जी 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 सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड सर 10th तक मैंने 5th तक मया बाजार में ही पढ़ाई की है। उसके बाद गांव में जी सर। उसके बाद 6 to 12th मैंने अनिल सरस्वती विद्या मंदिर जो फैजाबाद में स्कूल है वहाँ पढ़ाई की है। एंड 11th में मैंने पीसीएम लिया था, जो मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा, इसलिए मैंने पीसीएम चूज़ किया था वहाँ से। देन उसके बाद फिर मैंने एनडीए का अपना एग्जाम दिया और आज क्लियर हो चुका है। तो आप मया से डेली अप डाउन करते थे कि यहीं रहते थे? नहीं, क्लास 11 तक तो मैं मया बाजार से अप डाउन करता था। अप डाउन करते थे? जी सर। वाह। देखिए जो लोग कहते हैं कि गांव में प्रतिभाएं, शहर में रहना जरूरी है पढ़ने के लिए, ऐसी बात दे बच्चा देखिए मया से अप डाउन करता था। अच्छा बेटा ये बताओ कि एनडीए में जाने के लिए इतना चैलेंजिंग आपने स्टेप कैसे लिया? आपके अंदर आप कैसे चुना आपने?
जी सर, जब मैंने 12th पास किया था उसके पहले ही मुझे इसके बारे में 11th क्लास में पता लगा था एग्ज़ाम के बारे में। और हमेशा से मेरे अंदर क्लास 6 से ही इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं। बट जब मुझे पता लगा कि आर्मी में जाने का एक ऑफिसर एंट्री भी है जो जिसका नाम एनडीए है, तो मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि इस जो एनडीए जो पोस्ट देता है हमको लेफ्टिनेंट की स्टार्टिंग पोस्ट, उसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और मैंने हमेशा अपने घर में सीखा है चीज़ें घर वालों से कि पैसा से मतलब नहीं हमें, बट रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट हमें इस जॉब में मिल रही है शायद वो किसी और जॉब में नहीं है। और इस कम उम्र में मेरे लिए सबसे अच्छी जॉब यही थी, तो मैंने चूज़ किया कि मैं यही करूँगा। कहीं न कहीं प्लान भी आपके मन में था? नहीं सर, मतलब एज फैक्टर को देखते हुए कि कम एज है, पहले ही शुरुआत करते हैं, आगे देखा जाएगा। नहीं सर, क्योंकि घर वालों का हमेशा सपोर्ट रहा था। पिताजी ने हमेशा कहा था तुम्हें जो भी करना है करो, तो कॉन्फिडेंस हमेशा था कि हो जाएगा, ये मेहनत करूंगा मैं तो ज़रूर होगा। तो इसलिए कभी मैंने कोई प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं। सिविल सर्विस का जो ग्लैमर है आज के समय में, लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं ये बड़ा ये डरावनी सर्विस मानी जाती है, एक तरह से फैमिली से आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो आपने पहले मतलब ये ऑप्शन काहे को चुना? आप कहे नहीं आईएएस बनना चाहिए? जी, आईएएस जो होता है उसके लिए हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है, वो एक आगे की प्रोसेस है। एंड हाँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ, बट अभी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। अभी जो मेरा था, हमेशा सपना रहा है कि आर्मी में जाऊँ, तो अभी मैं वही चीज़ चाहता था। और सिविल सर्विस आज का सबको लुभाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूरी भी कि लोग वहाँ जाएँ। बट आर्मी में भी जाना लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से सीमाओं पर चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो अगर हम आज देश का युवा वहाँ पर नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता फिर वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। और जब आदमी के अंदर से इच्छा होती है तो फिर वही चूज़ करता है जो उसका मन है, ना कि वो जो लोगों को लुभा रहा है। आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा रिटर्न का दूसरा अटेम्प्ट था और एसएसबी का पहला था। ये रिटर्न का दूसरा था, एसएसबी का पहला था? जी सर, इससे पहले मेरा एक अटेम्प्ट था जो मैं जस्ट 12 पास करके दिया था। तो उसमें क्योंकि मैंने 12 पास किया था, मुझे कोई आइडिया था नहीं कैसे क्या करना है, बट मैंने उसको दिया था पहली बार में वैसे। नहीं तो ये बताइए, अभी आपको मिलने वो आए थे पूर्व विधायक गोसाईगंज के खब्बू तिवारी जी मिले आपसे, कैसा लगा मिलके आपको? जी, तिवारी अंकल से तो हमारा हमेशा से पारिवारिक संबंध रहा है। पहले भी वो काफ़ी बार उनसे मुलाकात होती रहती है। पापा जी के टच में हमेशा रहते हैं और कई बार हमें भी कॉल पे बात हो जाती थी। और जब उन्हें पता लगा वो मिलने आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो घर के एक बड़े हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद और प्रेम दिया और कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जो शायद जीवन में आगे हमें काम आएंगी। कुछ चीज़ें आपके कान में बोले होंगे, उसको बता दीजिए। जी जी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जो बोला सबके सामने बोला, क्योंकि जो भी बातें थी वो सारी प्रेरणादायक थी, तो उसमें कोई छिपाने वाली बात। प्रेरणादायक बात तो शेयर करना चाहिए। ये बताइए कि आपको कहा कि आपने जो चुना है अच्छा चुना है, कि आगे के लिए भी उन्होंने ट्राई करने के लिए कहा आपको? नहीं, उन्होंने आगे कुछ प्लान्स बताए हैं, चीज़ें हमें जो करनी है, और निश्चित था कि मैं सोचूंगा उसके बारे में। उन्होंने बस उनका यही था कि अगर आप कभी भी आगे बढ़ रहे हो तो अपने माता पिता और परिवार और जो समाज में लोग जो उन्होंने साथ दिया या फिर जो लोग नहीं भी दिए साथ में हैं, तो उनको साथ लेके हमेशा चलना है। क्योंकि उन्होंने यही सिखाया, बस कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं आना है। अगर आपको अच्छा कर रहे हो तो सबको साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं करना कि हवा में जाना है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी सारी बातों को खरे उतरने का ट्राई करूं। कोचिंग का क्या रोल रहा तुम्हारी लाइफ में? सर, कोचिंग का आज एक ट्रेंड चल गया है, कोचिंग बगैर कुछ कर नहीं सकते हो। जी, जब मैं इस फील्ड में उतरा, मैंने सोचा था तो घर वालों ने सबने कहा कोचिंग देखो। मैंने कोचिंग ज्वाइन भी की थी, बट रिटर्न के लिए जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो असफलता से वो जो कोचिंग थी उसका जो पढ़ाने का पैटर्न था वो मेरे हिसाब से अलाइन नहीं हुआ। मैंने वहाँ पे सारी फीस पे की रिटर्न के लिए, बट फिर क्योंकि जब चीज़ें मेरे हिसाब से जा नहीं रही थी, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने स्टेप लिया, पापा से बात की, मैंने कोचिंग को छोड़ दिया। मैंने खुद घर पे आया और मैं खुद से ऑनलाइन मैंने अपना तैयारी की। उसके बाद एसएसबी के लिए एक LWS कोचिंग है, लर्न विद सुमित, उसका एक काफ़ी बड़ा हाथ रहा। और ड्रीमर्स एडू हब का एसएसबी में मेरे बड़ा हाथ रहा है कोचिंग का। नहीं, देखिए इसमें 2 पेपर होता है जी। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में क्या होता है आप बताइए। सर, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मेनली मैथ्स का एग्जाम होता है हमारा, मैथमेटिक्स, जो 300 नंबर का होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा इंग्लिश और जीएस का होता है, जो टोटल 600 मार्क्स का होता है। तो उसमें इंग्लिश 200 का नंबर की रहती है, 200 नंबर की साइंस और 200 नंबर का हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वाला पोर्शन रहता है। तो मैथमेटिक्स हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, तो उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। और क्योंकि इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश में मेरी अच्छी थी। चैलेंजिंग जीएस? हाँ, जीएस में जब हम आते हैं, क्योंकि मेरा हिस्ट्री पॉलिटिक्स से तो 10th के बाद नाता कट चुका था। लेकिन तो क्योंकि मैंने साइंस, मेरा पीसीएम था तो साइंस मेरा अच्छा था, तो मैंने वो पोर्शन पकड़े, क्योंकि हमें एग्जाम को क्रैक करना था। एग्जाम क्रैक करने के लिए मैंने वो पॉइंट्स पकड़े जिनको पढ़ के ही मैं एग्जाम क्रैक कर दूं। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, अगर हम सेलेक्टिव पढ़ाई करें शायद एग्जाम क्रैक करने हमारे बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैंने जीएस के पोर्शन में वही पॉइंट्स पकड़े जो मेरे लिए पढ़ना ईजी हो और नंबर ज़्यादा मिल जाए। अच्छा। तो मैंने उसके लिए साइंस पकड़ा और ज्योग्राफी पकड़ा, जो मेरा जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छे से उसने कंप्लीट करा दिया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं?
सर टाइम मैनेजमेंट ये बस हवा बना हुआ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो भी मेरे दोस्त वगैरह होते हैं, अगर वो आज 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा उनका वेस्ट हुआ, तो अगले 10 घंटे वो इस बात पे वेस्ट करते हैं कि मैंने 4 घंटा क्यों नहीं पढ़ पाया। मुझे लगता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्राई करते हो, अब हो सकता है आप 1-2 घंटे कहीं काम में घंटे की बात लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि कोई कहता 10 घंटा पढ़ते थे, कोई कहता 20 घंटा पढ़ते थे, सोते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये घर वालों का भी ऐसा होता था कि तुमको टाइम सोना है, आराम करना है, एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसा कभी नोट करके नहीं पढ़ा। बट हाँ, अमूमन 8-10 घंटे तो मैं पढ़ लेता था, 8 घंटे इतना मैं प्रयास पूरा करता था जितना पढ़ाई का अपना। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि अगर आप कम भी पढ़ते हो चल जाएगा, कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज़ फार बेटर देन हार्ड वर्क। ऐसा मेरे केस में भी था और मैं ये मानता भी हूँ इसमें। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय डिजिटल गैजेट्स तमाम आ गए हैं मार्केट में, वो बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, निगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। तो आपका सोशल मीडिया ने कितना कोऑपरेट किया आपको? सर सोशल मीडिया में अगर कॉपरेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है यूट्यूब, डिजिटल गैजेट्स, मीडिया की बात नहीं, सोशल। हाँ, डिजिटल गैजेट्स पे अगर आप आते हैं तो लैपटॉप और मोबाइल, ये 2 चीज़ मेरे पास 11th क्लास से अवेलेबल थी। तो लैपटॉप से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, और फ़ोन से तो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते थे और जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं, मेरा वही साथ रहा है। बाकी लैपटॉप ने, जैसा मैंने बताया कि यूट्यूब से जो क्लासेस में लेता था, उसके लिए लैपटॉप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और रही बात अगर सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन आजकल हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और ऐसा लोग कहते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, पर मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ रहा है, बस उस कंपटीशन में जो बच्चे रियल में अच्छे हैं उनका नंबर घट रहा है। क्योंकि आजकल हर बच्चे, मेरा छोटा भाई भी है, तो फ़ोन चलाने के मामले में आजकल बच्चे का बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो थोड़ा कम कर दे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए। प्लान बी कभी सोचा आपने? नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्लान बी कभी सोचने की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि परिवार और पापा कब सोचोगे यार, जैसे होश संभाला आप किशोरावस्था में नौकरी? हाँ, ये बात भी रही कि अभी कभी ऐसा उतना दिक्कत हुआ नहीं कि सोचना पड़े प्लान बी की तरफ। अभी जस्ट 12th मेरा हुआ था, तो अब ये हो गया, तो कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये बताइए, क्या एक जो एनडीए करना चाहते हैं बच्चे, क्रैक करना चाहते हैं, आपके छोटे भाई जो भी लगे हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, तैयारी कैसे करें? सर जो ये इंडिया एग्ज़ाम होता है, जो उसका मेन एज क्राइटेरिया होता है, ऑनलाइन अगर दिखाएगा आपको तो दिखाएगा 16.5 साढ़े 19, बट वो जो लास्ट का 1 साल है वो ज्वाइनिंग एज होती है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों में कभी अभी भी कन्फ्यूज़न है। जो रियल एज होती है वो 16.5 से 18.5 होती है। तो आप, और जो इसमें होता है, अगर आप 12th अपीयरिंग हो या 12th पास आउट हो, उसके पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो एज इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेन क्राइटेरिया करता है। अगर आप 12th में आ गए हो, सोचते सोचते उम्र निकल जाती है। हाँ, सोचते सोचते उम्र, क्योंकि आजकल क्लास 12th बच्चों की तभी हो पाती है जब 18 हो जाते हैं। तो वहाँ पे, क्योंकि अभी कई बच्चे मुझे मिले बट एज का क्राइटेरिया उनके साथ 2 अटेम्प्ट समझने में लग जाता है। हाँ, जी 1-2 अटेम्प्ट में समझ आता है कि पेपर कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है, उतने में एज निकल जाती है। डिफेंस बड़ा चैलेंजिंग आपने लिया, जी। डर नहीं लगा कहीं आपको? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही लीडर होने का प्रयास पूरा किया अपनी तरफ से। हर पेरेंट्स जो है, कभी बिरले पेरेंट्स होते होंगे जो सोचते होंगे कि मेरा बच्चा डिफेंस में मिल जाए। लोग IAS PCS, भैया मास्टर बने रहे हो, घर के नज़दीक आप रहिए, जी। मास्टर को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप कैसे चैलेंज आपने लिया, बड़ी समझ नहीं आ रही। नहीं, अगर हर कोई मास्टर बन जाएगा तो शायद सुरक्षा के लिए भी कुछ चाहिए ना। सुरक्षा के लिए भी कुछ लोग चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से था कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, और डिफेंस में मेरे अंदर जितना मैंने अपने आप पाया, चीज़ें ठीक ठाक है, हर चीज़ अच्छी है, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा डिसिप्लिन एक लेवल और अच्छा हो। और मैं आर्मी कैंट में भी गया हूँ, 5 दिन रहा हूँ। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो धरती पे कोई भी जॉब नहीं दे पाएगी आपको, मैं इतना बता सकता हूँ। और जो वहाँ का माहौल है, जो डिसिप्लिन, जो एडवेंचर उस लाइफ में है, आप कभी पहाड़ों पे जा रहे हो, कभी आप नदियों के पास आपका कहीं जॉब लगी है, तो मुझे रियल लाइफ में एडवेंचर, ट्रैवलिंग यही सब पसंद है, और वो सब चीज़ें मुझे यही जॉब दे सकती है। मम्मी पापा से कैसे दूर रहोगे? मम्मी पापा से हाँ थोड़ा सा है इसका, लेकिन वो भी समझेंगे, मैं भी समझूंगा जब समय लगेगा। बट दूर क्यों रहना है, ट्रेनिंग में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा रहेगी कि कांटेक्ट नहीं रहेगा, बट जब समय आएगा, जब ज्वाइनिंग वगैरह के बाद, वैसे भी कांटेक्ट कम ही रहेगा बेटा। हाँ, लेकिन ये है जो ऑफिसर एंट्री अगर कहीं अच्छी जगह मिल गई तो साथ में रखने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मिलता है। और नहीं मिलता है तो उन्हें पता है कि कुछ अच्छी चीज़ के लिए बाहर है, और छुट्टी जब भी मिलेगी तो आने का प्रयास हमेशा रहेगा साथ में। देश के लिए तो आप करोगे ही करोगे, आपको तो मोदी ने ले लिया गोद, आप तो गवर्नमेंट के हो गए। मम्मी पापा के लिए कितना आप उसके लिए रखेंगे अपने लाइफ में? मम्मी के लिए, पापा के लिए बहुत चीज़ें भी सोची हैं, जो मैं भी कहूँगा नहीं, बट चीज़ें भी लाइन में हैं। और जब अच्छा होगा, अभी मैं कुछ खुद से नहीं कहना चाहूँगा, बट बहुत कुछ सोचा है अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने टीचरों के लिए, अपने परिवार के लिए। जो भी कर पाऊँगा फ्यूचर में जरूर ट्राई करूँगा बहुत बेहतर करने का। आप हैं अनुराग पांडे जी, इतनी कम उम्र, इतनी मेच्योरिटी, इतनी गंभीरतापूर्ण इन्होंने जवाब दिया। बाद में इनको इमोशनल करने की मैंने कोशिश किया, लेकिन वाकई
जिगर होना चाहिए। जिगर उस बच्चे का तो होना ही चाहिए, साथ साथ उन पेरेंट्स का भी होना चाहिए कि जो कि अपने बच्चे को इतना साहस कर पाते हैं, जबकि जानते हैं कि उनका बच्चा, जैसे होता नहीं, बेटी चली जाती थी, वैसे इस नौकरी में बेटा चला जाता है, पूरी देश के लिए हो जाता है। शायद मम्मी पापा के लिए इच्छाएं तो इनकी बहुत कुछ करने की हैं, लेकिन ये कितना कर पाएंगे, क्योंकि नौकरी भी एक है इनके सामने। हालांकि मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दूंगा, शुभकामना दूंगा कि निरंतर प्रगति के पथ पर ये अग्रसर हो। आप लोग भी शुभ इस बच्चे को शुभकामना दीजिए, ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल, प्रणाम। आइए, अनुराग के मम्मी पापा हैं। जो आज का एरा चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, वातावरण है, ऐसे समय में बच्चे का रोल कम, मम्मी पापा का ज़्यादा होता है। कंपटीशन बच्चा क्वालिफाई करता है, लेकिन वही होता नहीं कि जो हमारे समय मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको बनाने वाला, जो गीत लिखने वाले होते हैं, जो उसमें म्यूजिक देते हैं, जो उसको सजाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। असली रोल आज के समय में है पेरेंट्स का। वही पेरेंट्स अनुराग पांडे जी के हमारे साथ में हैं। आप उनकी मम्मी हैं, आप उनके पापा हैं। शुभकामना आपको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसे आपने डिफेंस चुना? ये फौज में जाने के लिए बच्चों को, मम्मी पापा जो होते हैं सोचते हैं बच्चा मेरे करीब रहे, आईएएस बने, पीसीएस बने, टीचिंग लाइन में जाए, इंजीनियर बने, जिससे मेरा कम्युनिकेशन होता रहे। आपने तो एकदम डिफरेंट चुना। लेकिन उस लड़के ने जब इंटर पास करी तो उसने कहा था कि मम्मी मैं अगर इसमें नहीं गया तो एक समझो मेरी जिंदा लाश की तरह हूँ मैं। अरे हाँ, इसलिए मेरा मतलब सारा सपना यही है कि मैं इस यही करना चाहूँ। हमने मना भी किया कि बेटा और कुछ कर लो, आईटीआई कर लो। बोला नहीं मम्मी मुझे करना है। तो फिर हम बोले ठीक है बेटा। तो इनके पापा से बात किए तो वो भी बोले ठीक है, जो करना चाहे अपना। तब इसने फिर अपना प्रयास शुरू किया। ये नौकरी ऐसी है कि बच्चा दूर रहेगा लंबे समय तक। वो तो हम पता है सर, लेकिन कैसे साहस आए थे? अब बच्चे के आगे अगर हम हिम्मत हारे तो भी नहीं। अब उसकी जब शौक है तो वो खुद भी उसका मतलब उसने अपना शुरू बता ही दिया कि मुझे यही चाहिए। तो फिर देश का हो गया बेटा आपका, अब आपका कम रह गया, आपका रोल 5% रह गया। तो बस ऊपर वाले की कृपा है सब। तो डिफेंस में जब बच्चा जाना तो अब आपने मना नहीं किया कि बेटा दूसरा लाइन चूज कर लो? नहीं कहा, वो जब उसने अपनी पहली बात कह दिया फिर बस डन। हाँ, जब उसने बोल दिया कि मम्मी, फिर जब बोला कि मम्मी सब ऐसे ही अगर सोचेंगे तो तब फिर कौन जाएगा, किसी को तो जाना। तो नहीं इसलिए भगवान ने आपको 2 बेटे दे रखा, ये भी बोलने लग गया। अरे बाप रे बाप। तो हमने कहा अगर अकेला तो हम बोले नहीं भैया बेटा हमारे लिए तो दोनों बराबर हो। तो बोला नहीं ये नहीं, जैसे एक तो आपके पास मुझे पता है छोटा वाला रहेगा, सेवा आप लोग को छोड़ना भी तो मेरी मतलब मैं नहीं चाहता कि आप लोग को छोड़ सकूं, लेकिन इसीलिए मेरे मन में भी ख्याल है और मैं करना भी चाह रहा हूँ। बेटा वाला भी अगर ऐसे हो गया हम भी जाएंगे डिफेंस में तो अब वो तो भेजेंगी? अब जब उसका अब वो क्या, जो अगर हमारा होगा देश की सेवा पहले है, उसके बाद अगर वो जाना चाहेंगे तो हम थोड़ी रोक पाएंगे। माया से जब बच्चा आता था यहाँ पे पढ़ने के लिए, हाँ बच्चा तो तो इतनी दूर कैसे पढ़ने के लिए भेजा आपने? अब इसने फैजाबाद मतलब बोला कि ये भी बोला कि जब खुद का हो जाएगा तभी आओ फैजाबाद रहने। हम लोग बोले चले रहेंगे फैजाबाद में, लेकिन ये बोला नहीं यहीं से भी आए जाएंगे, अप डाउन करेंगे। फिर मम्मी फिर जब छोटा वाला फिर इसने 10th वहीं से की, 11th में यहाँ पे फिर हम लोग आके शिफ्ट हुए थे। हाँ, तो आया जाया करता था, थकता, लेकिन उसको वो था, उसने कभी जाहिर नहीं कि मैं थक गया हूँ। जी। हाँ, जैसे ये जाता था तो कभी ये हार नहीं मानता था कि मैं थका आया हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि इतना ये आ रहा है फैजाबाद से पढ़ के, इतना जैसे 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा यहाँ से जाते आते, लेकिन कभी कलेजा पत्थर का करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है बच्चों को बनाना। ऐसी फौलादी माँ का होना जरूरी है, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई का होना जरूरी है। आज के समय में समय बदल चुका है। पिताजी की तरफ हम मुखातिब होंगे। अनुराग के पिताजी हैं। सर आपका क्या रोल है? अब प्रभु की कृपा है, बाकी सारा रोल इनकी माँ का है। पढ़ाई हर चीज़ सरेंडर कर गए, सब कुछ ध्यान इन्हीं का है। मैं तो चूँकि बाहर रहता हूँ दिन भर, सब पढ़ाई ध्यान, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी आप भी मना नहीं किए बेटा सेना में न जाओ? नहीं, अब मना नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा थी। और देश प्रेम सबके अंदर है, हम लोगों के भी अंदर है।
भाई अगर मना ही करेंगे तो कौन जाएगा। डर नहीं लगा? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। डरते हैं लोग, पेरेंट्स बच्चे को नहीं भेजना चाहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डर कुछ नहीं है। देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हम लोग भी देश की सेवा करना ही चाहते हैं। नहीं वहाँ जा पाए तो बेटा उसमें सेलेक्ट हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। दूसरा बेटा भी आपका है, तैयारी कर रहा है, उसको भी अगर देश सेवा में जाना चाहेंगे भेजेंगे आप? नहीं नहीं, क्यों नहीं भेजेंगे भाई। अगर वो उसी लाइन में वो भी जाना चाहेगा तो जाएगा। अभी उसका तो 10th है, अभी तैयारी इंटर करेगा पहले, फिर क्लियर होगा किस लाइन पे जाएगा। बाकी अब बड़ा भाई उसका हो गया है तो अपना उस हिसाब से वो भी अपना देखेगा, उसके छोटे को भी अपना सेट करेगा। अब हमारी जिम्मेदारियां कुछ कम हुई, अभी तक तो जिम्मेदारी ज़्यादा थी। बेटा अपने साथ रखना चाहता है आपको, जाएंगे? हाँ, जब उसको मिल जाएगा तो जाएंगे। यहाँ भी हमको रहना है, गांव पे भी रहना है। पिताजी अभी हमारे हैं, उनकी भी सेवा करनी है। बाकी तो बाद में जब उसको मिल जाएगा तो जाना ही पड़ेगा, उसके साथ भी रहेंगे, सब कुछ किया ही जाएगा। बाकी समाज में रहना है, सबकी सेवा करनी है तो सब देखना है। जी, बेटे के साथ जाएंगी? अब तो बहू की सेवा करेंगी ना? बिल्कुल करेंगे, जैसा बेटा वैसी बहू। बेटी तो है नहीं, इसलिए वो बहू तो मेरी अब बेटी ही रहेगी भाई, तो उसकी तो बिल्कुल। पहले से ये है आज की माँ। देखिए वो टेम्परामेंट नहीं है जो पहले माताओं को हुआ करता था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे मेरे बेटा वैसे ही वो बहू मेरी बेटी रहेगी बिल्कुल। कुछ नहीं, क्योंकि भगवान क्या पता मुझे लड़की नहीं दिया तो वही मेरी 2 लड़कियां आएंगी भाई। 2 बेटे दिए भगवान ने तो 2 लड़की आएंगी, तो उन्हें बेटियों की तरह रखेंगे तो बिल्कुल जहाँ बुलाएंगी वहाँ जाएंगे, आएंगे बेटे के साथ। ये पत्थर का कलेजा लिए हैं, ये होते हैं माता पिता। बच्चों के लिए कितना त्याग है। अभी बहू नहीं आई लेकिन पहले से इनके मन में प्लान है कि उसको हम बेटी की तरह रखेंगे। आज के सामने जो अधिकारी बन जाते, मैंने देखा एक इथिक्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था पहले अब सिविल में ला दिए हैं कि एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, हम लोग बचपन में शायद पढ़े हो आप, वो सब्जेक्ट हटा दिया गया। जबकि आज के समय में समाज के प्रति, सरकार के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपके कर्तव्य क्या है उसका बोध होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे भूलते जा रहे हैं क्योंकि आजकल IAS तो बन जाते हैं, तुरंत भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे उतर आते हैं और उसके बाद माँ को तब याद करते हैं जब पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये आज के मैं देख रहा हूँ देश में IAS लोगों का, जब तो माता जी आ जाएंगी सेवा करने। लेकिन कम से कम बच्चे ने पहले सोच अपनाई, माता जी को पहले से ही, आपको तो पहले से ट्रेंड है। चलिए, ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ऐसे माता पिता को भी आप लोग शुभकामना दीजिए, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसे ही माता पिता सबको मिले। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।